अच्छा बेटा, in our today lecture we will look at the voltage and current divider. हमने अपने लास्ट लेक्चर के अख्ताम पे स्लाइटली वोल्टेज डिवाइडर को देखा था। उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, हमने उस फार्मूल को भी स्टडी किया। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट लेक्चर अपना एंड किया था, वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर। और जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर डिफरेंट लोड्स लगे हुए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में रेजिस्टिव लोड को देखा, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज की मिकदार है वो डिफरेंट हो सकती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि हर रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसका जितना कि आप टोटल अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यानी अगर आपने आपने किसी सर्किट को अगर 200 वोल्टेज उसके ऊपर आपने एज ए सोर्स उसको प्रोवाइड किए हुए हैं या आपने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं, तो जितने भी उस सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, उन हर कंपोनेंट के अंदर वोल्टेज की कुछ मिकदार जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन उसमें ये भी डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट जो है वो सर्किट में किस फॉर्म में आ रहा है, क्या वो सीरीज फॉर्म में आ रहा है या वो पैरेलल फॉर्म में आ रहा है। तो सिमिलरली एक तो हम पहले देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर के कुछ सर्किट्स को देख लेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसा करना ज़रूरी है कि मेरे पास अगर एक सर्किट के अंदर 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स लगे हुए हैं, तो मैं हर लोड का स्पेसिफिकली जाके फॉर्मूला के थ्रू ही वोल्टेज ड्रॉप पॉइंट करूं, या कोई और आसान तरीका भी है कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि लेट्स से अगर मेरे पास किसी सर्किट के अंदर 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 2 का मैंने अगर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लिया है, तो क्या मैं रिमेनिंग 2 का वोल्टेज ड्रॉप भी फाइंड कर सकता हूँ। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा मटेरियल स्टडी करेंगे। और वोल्टेज डिवाइडर के साथ साथ हम सेम सेम सिमिलरली हम देखेंगे कि करंट डिवाइडर क्या होता है, और हम करंट डिवाइडर की मिकदार जो है वो किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस कैसे मालूम कर सकते हैं। और हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि अगर हमें हमारे पास वोल्टेज गिवन नहीं है, तो उस केस में किसी सर्किट में से बहने वाली करंट की मिकदार को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये चंद एक आज भी हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉर्मली हमारे कुछ ना कुछ ओहम लॉ से ही रिलेट करेगा, और हम कुछ नए किस्म के सर्किट्स देखेंगे और उनके उनके अंदर हमने बेसिकली जो वोल्टेज और करंट की डिवीजन है उनको एनालाइज करना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर, तो हमें ये पता है कि किसी भी सर्किट्स में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सर्किट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम सीरीज सर्किट कहते हैं, और दूसरा जिसको हम पैरेलल सर्किट्स कहते हैं। और ये पॉसिबल होता है कि एक ही सर्किट्स के अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज फॉर्म में हों, और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल फॉर्म में हों। अब जो चीज़ समझने की है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप या करंट डिवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि अगर हमारे पास कंपोनेंट सीरीज फॉर्म में लगे हुए हैं, तो उन सीरीज फॉर्म में लगे हुए कंपोनेंट्स के अंदर किसी किस्म का कोई करंट ड्रॉप नहीं होता, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसी तरह अगर हम पैरेलल सर्किट्स को देखें, तो पैरेलल सर्किट के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो उन तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस आपको हमेशा सेम वोल्टेज मिलेंगे, यानी वहां पे आपको कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोड आपके सीरीज फॉर्म में होंगे, वहां पे आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन शॉर्टकट हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक प्योर सीरीज सर्किट है जिसके अंदर कोई पैरेलल लोड नहीं लगा हुआ, तो उस सर्किट में आप जहां से भी जाके आप करंट की मिकदार मालूम करेंगे, आपको करंट की मिकदार हमेशा एक जितनी मिलेगी। और अगर आप वोल्टेज की मिकदार मालूम करेंगे, तो आपको हर लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज की मिकदार है वो डिफरेंट मिलेगी। इसी को अगर हम इसी तनाजर में देखें कि अगर हमारे पास एक प्योर पैरेलल सर्किट है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास प्योर पैरेलल सर्किट या सीरीज सर्किट है, तो दैट्स मीन कि कोई एक कंपोनेंट भी जो है वो ना
अगर सीरीज प्योर सीरीज सर्किट है तो एक कंपोनेंट भी पैरेलल में नहीं है, और जब मैं कहता हूँ कि प्योर पैरेलल सर्किट है तो दैट मीन कि मेरे पास कोई एक सिंगल लोड या कंपोनेंट भी सीरीज में नहीं है। तो अगर हम किसी प्योर पैरेलल सर्किट को देखेंगे जब, तो पैरेलल सर्किट के अंदर आप किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस जब आप वोल्टेज मालूम करेंगे, चाहे आप उसको थ्रू फॉर्मूलाज फाइंड कर रहे हैं या आप थ्रू वोल्ट मीटर फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो आपको वोल्टेज की मिकदार तमाम लोड के अगेंस्ट अक्रॉस एक जैसी मिलेगी। अगेंस्ट का वर्ड तो नहीं ठीक होगा, अक्रॉस, यानी आप दो पॉइंट्स के दरमियान जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे तो आपको वोल्टेज की मिकदार हर जगह एक जैसी मिलेगी। लेकिन करंट की मिकदार पैरेलल की फॉर्म में आपको हर जगह डिफरेंट मिलेगी, यानी 5 कंपोनेंट्स अगर लगे हुए हैं वो पांचों के पांचों पैरेलल फॉर्म में है, तो आपको हर जगह पे जाके जब आप करंट की मिकदार मालूम करेंगे तो आपको वहां पे करंट की मिकदार डिफरेंट ही मिलेगी। So in both cases we use some sort of special formulas as we studied in our previous lesson, जिसमें हमने देखा कि वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, किसी भी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार है वो हम मालूम कर सकते हैं, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू IR। और ये फार्मूला हमें कहाँ से मिला है? ये फार्मूला हमने ओहम लॉ से ड्राइव किया हुआ है कि किसी भी सर्किट के अंदर पाया जाने वाला वोल्टेज उसके करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लायर के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम पूरे सर्किट के वोल्टेज की बजाय किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप देखना चाहें तो हम बाय यूजिंग IR फार्मूला जो है हम उस वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार को मालूम कर सकते हैं। जैसा कि ये वो फार्मूला है बेटा जिसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, और इस फॉर्मूले को देने का मकसद जो था वो ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके पास जो सर्किट अवेलेबल है उसमें अगर आपको करंट की मिकदार मालूम नहीं है तो बगैर करंट की मिकदार के भी आप किसी भी कंपोनेंट के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में कहीं अब करंट आई का जिक्र नहीं आ रहा। फॉर्मूला क्या है बेटा? आपने जिस कंपोनेंट के अगेंस्ट, हम यहाँ पे चूंकि कंपोनेंट के तौर पे रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला कैसे डिफाइन किया हुआ है इसका, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? R/RT मल्टीप्लाई बाय VT। यहाँ पे बेटा जो ये जो फर्स्ट R है ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हैं, ओवर RT उस पूरे सर्किट्स की टोटल रेजिस्टेंस है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन अप्लाइड वोल्टेज, जितने भी हम वोल्टेज टोटल सोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एक नई वोल्ट की मिकदार निकलेगी। ये वोल्ट की मिकदार इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जिसको हम यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेगी। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक सर्किट्स के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं तो आप हर दफ़ा एक फार्मूला अप्लाई करें और आप उसी फार्मूले के थ्रू ही जाके आप देखें कि उस सर्किट्स के अंदर उस कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितने हैं। अगर आपको चंद एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि उनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, तो बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड आप फाइंड कर सकते हैं। हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक सीरीज सर्किट है, तो जब एक सीरीज सर्किट होता है तो वहाँ पे हर कंपोनेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। तो लेट्स से मेरे पास बेटा यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, एक की मिकदार 9 किलो ओम है, दूसरे की मिकदार 3 किलो ओम है, और जो वोल्टेज अप्लाइड किए गए हैं वो यहाँ पे 12 वोल्ट हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ पे करंट की मिकदार मालूम नहीं है कि इस सर्किट में बहने वाले करंट की क्या मिकदार है, तो विदाउट यूजिंग IR फार्मूला मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मालूम करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज की कितनी मिकदार है, जहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पे वोल्टेज की मिकदार को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ V1 के साथ, और जो 3 किलो ओम है मेरे पास एक सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज की मिकदार को मैं लेट से नाम देता हूँ V2 का। अब प्रैक्टिकली तो ये होता है बेटा कि हमारे पास डेफिनेटली हम मीटर्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमने वोल्टेज को मेजर करना है। इसके लिए एक वोल्ट मीटर यूज़ होता है। वोल्ट मीटर की आपके पास
दो पिंस होती हैं, एक जस्ट लाइक जैसे आपके पास सिंपल वायर्स में दो वायर्स होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सिंपली एक पॉइंट आप जो है वो उस मीटर का यहाँ पे लगाएं, दूसरा पॉइंट आप उस मीटर का यहाँ पे लगाएं, तो वोल्ट मीटर आपको इस लोड के अगेंस्ट जो वोल्टेज पाया जाने वाला है उसकी मिकदार बता देगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे थ्रू फार्मूला फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली फार्मूला देखा कि अगर मैं इस R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे मेरा फार्मूला है R1 ओवर RT मल्टीप्लाई बाय VT। तो जब मैं R1 राइट करूंगा तो मेरे पास R1 9 हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी, 9 + 3 which mean 9 divided by 12 and then multiply by 12 वोल्ट, जो कि मैंने, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वोल्टेज हैं जो कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अटैच किया हुआ इस सर्किट के साथ। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि 9 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार है वो हमारे पास है 9 वोल्ट की। अब टोटल नंबर ऑफ वोल्ट कितने अप्लाई किए गए हैं अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, तो टोटल नंबर ऑफ वोल्ट्स जो इनिशियली अप्लाई किए गए हैं वो 20 वोल्ट हैं। तो 20 वोल्ट में से 9 वोल्ट जो है हमारे वो इस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब इसका मतलब है कि रिमेनिंग हमारे पास चूंकि सिर्फ एक ही लोड बाकी है, तो हमें इसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर हम टोटल अप्लाइड वोल्टेज को माइनस कर देंगे 9 किलो ओम के क्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के साथ, तो हमारे पास रिमेनिंग जितने भी वोल्टेज बचेंगे वो रिमेनिंग लोड पे डिवाइड हो जाएंगे, और हमारा रिमेनिंग लोड फिलहाल एक ही है जो कि R2 है। तो इसका मतलब है कि अगर इस R1 के अगेंस्ट वोल्ट V1 की मिकदार 9 वोल्ट है, तो R2 के अगेंस्ट जो V2 की मिकदार होगी हमारी वो 3 वोल्ट होगी। अगर नेट का इशू हो रहा है तो डेफिनेटली आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें। जैसा कि अगर आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करने जाएंगे, जैसे हमने V1 की मिकदार मालूम की, अगर आप उसको मैथमेटिकली भी फाइंड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3 वोल्ट ही आएगी। यानी मैंने बगैर फॉर्मूले की वो वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर ली है। अब इसी तरह अगर हम इस सर्किट को थोड़ा और एक्सपेंड कर दें, तो लाइक अब मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हैं। इसका मतलब है कि तीनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेट्स से मैंने अगर इस सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो मैंने फाइंड करना है, उसके लिए मुझे तीनों रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब इनमें से मुझे ज़रूरत क्या है कि मैं किसी सिर्फ दो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड कर लूँ, और फिर रिमेनिंग जितने भी वोल्टेज बच जाएंगे टोटल वोल्टेज में से, वो डेफिनेटली वो ड्रॉप मेरा थर्ड लोड में ही जाके हो रहा होगा। तो लेट्स से अगर हम सबसे पहले जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 50 किलो ओम में फाइंड करना चाहें, तो 50 डिवाइडेड बाय, अगर हम टोटल इसका कंसीडर करें तो 100 किलो ओम बनता है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्ट अगर कंसीडर करें तो 200 बनते हैं। तो 50 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार है बेटा वो 100 वोल्ट है। इसका मतलब है 200 वोल्ट में से 100 वोल्ट हमारे R1 के अंदर, अगर पहली रेजिस्टेंस को मैं R1 के साथ रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे कंज्यूम हो चुके हैं। रिमेनिंग 100 वोल्ट जो है वो इस 20 किलो ओम ने यूज किए हैं और 30 किलो ओम ने यूज किए हैं। अब इन दोनों ने कितने कितने कंज्यूम किए हैं, इनमें से हम किसी एक की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें, तो लेट्स से हम अक्रॉस 30 किलो ओम रजिस्टर की बात करें, जो 30 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनकी मिकदार हम अगेन सेम रिपीटिंग द प्रीवियस फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 60 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो 50 किलो ओम के अगेंस्ट बेटा जो वोल्टेज ड्रॉप थे हमारे पास वो 100 वोल्ट थे, और 30 किलो ओम के क्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 16 वोल्ट थे। तो इसका मतलब है कि टोटल जो इन दो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार है वो 160 हो चुकी है, और हमारे पास जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज थे वो 200 वोल्ट थे। तो दैट मीन रिमेनिंग जितने भी वोल्ट हैं हमारे वो यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं।
अब अगर हम उसकी मिकदार मालूम करना चाहें तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। तो रेजिस्टेंस जो 2 किलो ओम वाली है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार 40 किलो ओम हो जाएगी, सॉरी 40 वोल्ट हो जाएंगे, ओ किलो ओम नहीं। जैसा कि आप ऑन नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं कि इसी चीज़ को अगेन एक फॉर्मूले के थ्रू भी कंप्यूट करके दिखाया गया है कि 20 किलो ओम को अगर आप फॉर्मूले में भी पुट करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो कि हमने प्रीवियसली थ्रू सब्ट्रैक्शन फाइंड किया हुआ है। अच्छा बेटा, अब हमारे सामने एक और सर्किट है। अब ये एक प्योर सीरीज सर्किट नहीं है, बल्कि अगर आप इसको देखें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल का सर्किट है। अब अगर हम इस सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार देखना चाहें तो हमने एक चीज़ को लाजमी कंसिडर करना है कि वो कंपोनेंट जो पैरेलल में होगा उस कंपोनेंट के अंदर किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। मैं आपको इसको फर्स्ट स्लाइड पे बता चुका हूं कि जब आप पैरेलल सर्किट्स की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट्स में आप किसी भी कंपोनेंट्स के अक्रॉस जब वोल्टेज मालूम करेंगे तो आपको हमेशा एक जैसे वोल्टेज ही मिलेंगे। जैसा कि अगर आप स्लाइड पे डिस्क्रिप्शन को स्टडी करें, एज वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, इवन हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल को जब लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था तब भी हमने ये बात की थी, सेम वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द पैरेलल रेजिस्टेंस, so the same 10 volt resources voltage appear across the 10k resistors। अब अगर आप बेटा इस सर्किट के अंदर ये जो पहली रेजिस्टेंस को देखें जो कि 10 किलो ओम की है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरेलल है 10 वोल्ट के क्रॉस, तो जितने वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं उतने ही वोल्टेज हमें इस 10 किलो ओम के क्रॉस मिल जाएंगे। अब अगर इस सर्किट में मैं रिमेनिंग सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इस 10 किलो ओम के अंदर चूंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा और आगे वाला सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल की फॉर्म में है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से सिंपली 10 किलो ओम को इग्नोर कर सकते हैं जब हम बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर की। तो अब मैंने 10 किलो ओम को यहाँ से जब इग्नोर किया तो मेरा ये सर्किट जो है वो टूवर्ड राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 10 किलो ओम की जगह मैंने इस लोड को ले आया तो मेरे पास जो रिमेनिंग सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर हम रिमेनिंग सर्किट को देखें, अगर मैं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे बेसिकली अब दो रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही हैं जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब अगर मुझे इस सर्किट के अंदर वोल्टेज अगर मुझे फाइंड करने हैं, लेट्स से 4 किलो ओम के अगेंस्ट मुझे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो मुझे इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं ये देखूं कि 1 किलो ओम और जो 10 वोल्ट है इनका रिलेशन अगर मैं देखूं तो ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में आ रहे हैं। तो दैट मीन जितने वोल्टेज हम यहाँ पे 10 वोल्ट पे अप्लाई करेंगे हमें इन दो टर्मिनल्स के ऊपर, अगर मैं इन टर्मिनल्स के नाम लिख दूं, लेट से मेरे पास ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो अगर आप इस टर्मिनल ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को देखें तो ये पैरेलल फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितने वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाइड किए हैं उतने ही वोल्टेज हमें अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल मिलेंगे। तो अगर हमने रिमेनिंग सर्किट को सॉल्व करना है तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ से अगेन 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस को इग्नोर करके हम इस सर्किट को फाइनली एक न्यू शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। यानी हमने किया क्या है बेटा, आप लोग चैट में मैसेजेस कर रहे हैं, ओके। सम कैंडिडेट हैज क्वेश्चन दैट सर जो डिवाइड में 100 किया है वो कैसे आया है। बेटा डिवाइड में 100, आप फॉर्मूला क्या है वोल्टेज डिवाइडर का, आपने जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, आपने उस रेजिस्टेंस की मिकदार को डिवाइड करना है सर्किट में पाई जाने वाली टोटल रेजिस्टेंस के साथ। तो जो डिवाइडेड बाय 100 है वो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस थी, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस लगे हुए थे, 50 किलो ओम, 20 किलो ओम और 30 किलो ओम। तो अगर आप तीनों की वैल्यू को प्लस करेंगे तो 100 किलो ओम आ जाएगा आपके पास, और फिर मल्टीप्लाई बाय टोटल अप्लाइड वोल्टेज करेंगे आप तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। स्लाइड नंबर 2 के ऊपर मैंने आपको इसका फॉर्मूला दिखाया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वो डिवीजन में 100 आ रहा था। नाउ इफ वी लुक एट द सर्किट,
तो अब आपके पास ये जो सर्किट है, इसमें जो रेजिस्टेंस आ रही हैं वो पैरेलल फॉर्म में नहीं है। अब इसमें दो रेजिस्टेंस आ रही हैं, दोनों 4 किलो ओम की हैं। और अगर आप अब सर्किट को देखेंगे तो ये एक सीरीज फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा आपके पास। सो लेट्स से अगर हम ये जो पहली रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम की, अगर इसके क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें, तो अब करंट सर्किट के अकॉर्डिंग जब मैं इसका आंसर फाइंड करूंगा तो मुझे कैसे राइट करना पड़ेगा, 4 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि अब करंट सर्किट के अंदर मेरे पास दो रेजिस्टेंस ही बाकी रह गई हैं। अच्छा, अगर मैं यही फॉर्मूला फ्रॉम स्टार्टिंग अप्लाई करता तो फिर डेफिनेटली इस फॉर्मूले में मिस्टेक हो जाती। यानी अगर मैं यहीं पे आइडेंटिफाई करता कि ये 4 किलो ओम ही सीरीज में आएगी और बाकी सारी पैरेलल में आएंगी, या मैं यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई करूं स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको कंसीडर करते हुए विदाउट रिमूविंग 10 किलो ओम और 1 किलो ओम, तो फिर मुझे रिमाइंडर में क्या राइट करना पड़ेगा, 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 विच इज द आंसर इज 19। तो 10 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट करेंगे तो आपको जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो लिहाजा अपने जेन्युइन आंसर्स फाइंड करने के लिए हमने सर्किट्स को भी साथ साथ सिंप्लीफाई किया है, ताकि हम सिर्फ हमारे पास सिर्फ वही रेजिस्टेंस बच जाएं जो कि सीरीज फॉर्म में हों। अगेन बेटा किसी ने मैसेज किया हुआ है। ऑलराइट, तो अब अगर आप बेटा देखें तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 विच इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फाइनल आंसर हमारे पास 5 वोल्ट आ जाएगा। दैट्स मीन के इस पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 5 किलो ओम है। अब अगर हम इस पहली रेजिस्टेंस को और दूसरी रेजिस्टेंस को देखें तो इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो सीरीज फॉर्म का है। 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट आपके ड्रॉप हो गए पहली रेजिस्टेंस के अंदर, और रिमेनिंग 5 वोल्ट आपके ड्रॉप हो गए इन फर्स्ट रेजिस्टेंस, और रिमेनिंग 5 वोल्ट जो है आपके वो सेकंड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। सो इफ यू नाउ लुक एट ऑन नेक्स्ट स्लाइड, तो जो बात बेटा मैं आपको प्रीवियसली करता हुआ आ रहा हूँ वही बात आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्रिप्टिवली बताई जा रही है कि for current case it is not mandatory to calculate both voltages. After finding one we can subtract it from VT to find the other one। यानी अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस सीरीज फॉर्म में है और आपने किसी एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लिया है तो आप दूसरे के क्रॉस को भी फाइंड कर सकते हैं, बस आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है टोटल अप्लाइड वोल्टेज के साथ। As an example, you consider a case where value of VT is 48 volt across two resistance R1 and R2, and the both resistance are in series form. The quantity of V1, that means voltage drop across R1 is 18 volt. Then you can find the value of V2 by using formula 48, which is voltage drop across R1, which is total applied voltage minus voltage across R1 which is R1। तो 48 माइनस 18 करेंगे बेटा तो हमारे पास R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की मिकदार है वो 30 वोल्ट आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब अगर हम करंट डिवाइडर की बात करें तो जिस तरह वोल्टेज की मिकदार किसी सर्किट्स में लगे हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस डिफरेंट हो सकती है, वैसे ही अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है, हमने लास्ट टाइम जैसा कि कुछ टाइप्स ऑफ सोर्सेज पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो किस्म के सोर्सेज हो सकते हैं, हम उनको फर्दर फिर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं चार के अंदर। हमारे पास एक करंट सोर्स होता है और हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है। तो जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनके क्रॉस आप जितने वोल्टेज अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्किट्स उनमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। वैसे अगर आपके पास एक करंट सोर्स है, यानी आपने किसी सर्किट को करंट प्रोवाइड की हुई है आपने, तो उस सर्किट्स में लगे हुए कंपोनेंट्स की वजह से करंट की कुछ मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, या आप उसको दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के अगेंस्ट
के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस जब आप करंट की मिकदार मालूम करेंगे तो आपको करंट की मिकदार मुख्तलिफ मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास वो सर्किट किस तरह से आ रहा है। अगर आपका सर्किट प्योर पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट है, तो फिर डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। अगर आपका सर्किट जो है वो प्योरली सीरीज सर्किट है तो फिर डेफिनेटली करंट की मिकदार आपके पास हर जगह एक जैसी रहेगी। Now, if we look at the slide, it is often necessary to find individual branch current in a circuit, but without knowing the value of branch voltage. अच्छा बेटा, हम ब्रांचेस कहते हैं, जैसे अगर हम प्रीवियस सर्किट अपना देखें ना, तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस बन रही हैं और हर ब्रांच के अंदर जो करंट की मिकदार है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सर्किट के अंदर यहाँ पे करंट अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जब करंट पॉइंट ए के ऊपर आएगा तो पॉइंट ए के ऊपर आके उसको दो पाथ मिलेंगे। लेट्स से एक पाथ ऐसा है जो कि 4 किलो ओम की तरफ जा रहा है और एक पाथ ऐसा है जो कि 1 किलो ओम की तरफ जा रहा है। तो अब हमें डेफिनेटली इस चीज़ को कंप्यूट करना होता है कि टोटल करंट में से कितनी करंट की मिकदार जो है वो ब्रांच 4 किलो ओम वाली साइड पे गई है और कितनी करंट की मिकदार जो है वो 1 किलो ओम की साइड पे गई है। सिमिलरली आगे फिर अगर आप इस सर्किट्स को देखें तो फिर ये जो 4 किलो ओम से गुजरती हुई फिर ये ब्रांच यहाँ पे इस तरफ से आ रही है, या अगर आप इसको टूवर्ड बॉटम देखें तो आपके पास ये ब्रांच टूवर्ड 4 किलो ओम की तरफ जा रही है, तो अगेन ये एक और ब्रांच बन रही है। तो ऑफनली जनरली कभी ये भी रिक्वायर्ड होता है कि हम अब एक सर्किट्स के अंदर अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं तो हम हर ब्रांच के अंदर जो है वो करंट की मिकदार मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी ब्रांच जो है वो करंट की कितनी मिकदार इस्तेमाल कर रही है। और अगर हम ये वैल्यूज विदाउट नोइंग द वोल्टेज वैल्यू डिटरमाइन करना चाहें तो हम इसको बाय यूजिंग करंट डिवाइडर फार्मूला जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जंप करें जहां से हम बैक आए थे, तो बेसिकली जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो करंट डिवाइडर का फॉर्मूला है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। बेटा यहाँ पे I1 से मुराद है किसी लोड के अक्रॉस, या दूसरे लफ्जों में हम उसको ब्रांच भी कहते हैं, किसी ब्रांच के अंदर बहने वाला करंट। आप उसकी मिकदार कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर उस ब्रांच के अंदर कोई रेजिस्टेंस R2 है तो आपने और ये रेजिस्टेंस आपने ख्याल करना है कि ये इन फॉर्म ऑफ पैरेलल होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ब्रांचेस कब बनती हैं? आपके पास हमेशा ब्रांच तब बनेगी जब आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। अगर रेजिस्टर सीरीज फॉर्म में लगे हुए हैं तो फिर तो करंट की डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर कोई ब्रांच नहीं बनेगी। ब्रांच हमेशा तब बनती है जब आपका सर्किट पैरेलल में होता है। जब पैरेलल में होता है तो डेफिनेटली आपके पास दो लोड्स होंगे, एक आपका फर्स्ट ब्रांच की तरफ होगा और दूसरा आपके पास सेकंड ब्रांच में होगा। तो लेट्स से अगर फर्स्ट ब्रांच में मैं करंट की मिकदार मालूम करना चाहता हूँ, जिसको अगर मैं I1 का नाम दे दूँ, और सेकंड ब्रांच में बहने वाले करंट की मिकदार को मैं I2 का नाम दे दूँ, तो मैं I1 की मिकदार कैसे मालूम कर सकता हूँ? मुझे करना क्या है कि ब्रांच 2 की रेजिस्टेंस को डिवाइड करना है मुझे उन दोनों रेजिस्टेंस के सम के साथ, और फिर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है अप्लाइड सोर्स करंट के साथ। यानी एक वो करंट जो कि सोर्स पे अप्लाई किया गया था, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब ये जो करंट की मिकदार बेटा हमें मालूम होगी, ये क्रॉस R2 नहीं होगी बल्कि क्रॉस R1 होगी, ये क्रॉस R1 होगी। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को प्रीवियस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें थोड़ा, तो फॉर्मूले में कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। वहाँ पे नोमिनेटर R1 होता था, अब नोमिनेटर R2 हो गया है। डिनोमिनेटर अलबत्ता सेम है कि आपने दोनों रेजिस्टेंस का सम लेना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टेंस है। पैरेलल में आप हमेशा एक ऑन इंस्टेंस आप हमेशा दो रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तो अगर आपके पास रिमेनिंग जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं आप उन सब को एक साथ सम अप कर लेते हैं क्योंकि वो सारी सीरीज में होती है, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा टोटल अप्लाइड सोर्स करंट के साथ, तो आपके पास I1 की मिकदार मालूम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप I2 को मालूम करना चाहेंगे तो आपको इस फॉर्मूले में जो चेंजेस करनी होंगी,
आपको R2 की जगह यहाँ पे सबसे पहले R1 लेके आना होगा और रिमेनिंग फॉर्मूला जो है आपका वो वैसा ही रहेगा। अब अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कुछ सर्किट्स को स्टडी करें जिनके अंदर हमारे पास जो सोर्स है वो वोल्टेज की बजाय करंट सोर्स है, हम ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं करंट सोर्स सर्किट्स। तो अगर हम करंट सोर्स सर्किट्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है उनको मालूम करना चाहें तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं, पहली रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो यहाँ पे टोटल करंट की मिकदार जो भेजी गई है वो 30 एम्पेयर है। बट चूंकि अब आगे हमारे पास दो पाथ बन रहे हैं, लेट्स से एक पाथ मेरे पास ये x है और दूसरा पाथ मेरे पास ये y है। अच्छा, अब जरूरी नहीं होता कि इन दोनों पाथ में करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों पाथ में से करंट की गुजरने वाली मिकदार या आप यूँ कह लें कि जो करंट की डिवीजन होगी वो डिफरेंट हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के आगे जो रजिस्टर है वो कितनी कैपेसिटी का लगा हुआ है। तो जो करंट की मिकदार है वो उसी रजिस्टर्स के ऊपर मैटर करेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस करंट को नाम दे दूं I1 का जो कि टुवर्ड Y साइड पे जा रहा है, और जो टुवर्ड X ब्रांच के ऊपर करंट है मैं इसको नाम दे दूं I2 का, तो हम इन दोनों वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम I1 फाइंड करना चाहेंगे तो हमें करना क्या है, ये करंटली वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में वैसे I2 की फाइंड की हुई है उन्होंने। चले पहले I2 की फाइंड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की मिकदार मालूम करना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या है, R1 डिवाइडेड बाय RT मल्टीप्लाई बाय 30। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 एम्पेयर। इसका मतलब है कि टुवर्ड एक्स डायरेक्शन जो करंट का बहाव था वो कितना था, वो 10 एम्पेयर था। अब अगर हम 2 ओम यानी I1 की मिकदार मालूम करना चाहेंगे तो हमें इस फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज करना होगा, वो हमें नोमिनेटर 2 की जगह हमें 4 को लेके आना होगा। लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप देखें तो अब आप जो नया करंट मालूम कर रहे हैं जिसको हम I1 कह सकते हैं, तो सिर्फ नोमिनेटर चेंज हुआ है, बाकी फॉर्मूले में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास 20 एम्पेयर आ जाएगा। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर टोटल करंट हमारे पास 30 एम्पेयर था और उसमें 10 एम्पेयर जो है वो टुवर्ड एक्स डायरेक्शन के है, तो रिमेनिंग करंट जो था हमारे पास वो 20 एम्पेयर था, वो वाई डायरेक्शन में ही जाएगा। तो अगर सर्किट में हमारे पास हमने रिमेनिंग तमाम ब्रांचेस का करंट मालूम कर लिया है, कोई एक ब्रांच रह गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जितना भी करंट बाकी है जो कि बाकी ब्रांचेस में नहीं गया वो उस लास्ट ब्रांच में ही डेफिनेटली गया होगा। तो इसके लिए भी हमें दोबारा से सारे फॉर्मूले एवेलुएट करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। अब बेटा the same 30 ampere current is flowing through series combination of 2K and 3K। so अच्छा, अब अगेन अगर हम दोबारा से देखें कॉस सर्किट को, तो ये सर्किट एक प्योर पैरेलल सर्किट नहीं है बल्कि ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन सर्किट है। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो पहले दो लोड हैं लाइक 2 किलो ओम और 3 किलो ओम, ये करंट सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज फॉर्म में है। बेटा आपका सेशन एंड होने वाला ये वाला, मैं इसको फोर्सफुली एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, लास्ट मिनट चल रहा है।